नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज कुछ खास मुद्दों पर आपसे चर्चा करनी है। आज वैसे मुख्यतः दो मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जानी चाहिए। पहला मुद्दा है कि सभी राज्य सरकारों ने अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दिल्ली में तो लगभग सारे मार्केट आज से खुल गए हैं और सड़कों पे भीड़ भाड़ हो गई है। इस बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा, एक जो राजनीतिक गहमा गहमी आज दिल्ली में हुई है, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई है और वो बगावत भी उनके परिवार से ही हुई है, उनके चाचा ने की है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली चर्चा हम कोविड को लेकर करते हैं, क्योंकि कोविड का जो उभार था, जो पीक था, वो अब डाउन आ गया है। लेकिन ये एक चेतावनी है कि हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो आशंका जताई जा रही है कि अगस्त सितंबर तक तीसरी लहर आनी है। तो क्या ये जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जिस तरह से बाजार खोल रहे हैं, जिस तरह से मार्केट अनलॉक कर रहे हैं, क्या वो उचित है? मुझे लगता है कि इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जहां काम 50% कर्मचारियों के हिसाब से हो सकता है, वहां अभी सबको नहीं बुलाना चाहिए। और अगर कुछ काम वर्क फ्रॉम होम से कवर हो सकते हैं तो उनको कराना चाहिए, क्योंकि अंततः आपको काम चाहिए। तो काम लोग, कर्मचारी और अधिकारी जो भी हैं, वो घर से अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जो काम घर से नहीं हो सकते, उसके लिए जब लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, तब भी लोग काम कर रहे थे। फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, दवाई बनाने वाले, मास्क बनाने वाले, सैनिटाइज बनाने वाले, इन सब लोगों ने काम किया, इस देश की सेवा की, लोगों की सेवा की। और उन्हीं के कारण ही आज जो लोगों की सेवा हुई है, डॉक्टर हुए, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सब ने काम किया। तो जब काम चल रहा है तो मार्केट का मतलब इकोनॉमी है। इकोनॉमी को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी खोलनी चाहिए, दुकानें भी खोलनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट नहीं खोलना चाहिए, कंप्लीट ऑफिस नहीं खोलनी चाहिए, सड़कों पे भीड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड लहर जो होगी वो कितनी खतरनाक होगी, इस बारे में भी कहा नहीं जा सकता। हम जब पहली लहर की बात करते हैं, पहली लहर का जो पीक था, उसमें हाईएस्ट जो पीक गया था वो 97,000 गया था। यानी एक दिन में 97,000 लोग संक्रमित हुए थे। और जो मरने वालों की संख्या थी वो भी लगभग 3,000 के आसपास थी। 3,000 से ऊपर कभी भी नहीं गई पहली लहर में। लेकिन जो दूसरी लहर आई वो बहुत ही खतरनाक आई। पहली अप्रैल को, इस साल की जो पहली अप्रैल से सेकेंड वेव शुरू हुई और उसका पीक आया था 7 मई को। और जो पहली लहर जब डाउनफॉल उसका हुआ था, और पहली अप्रैल को 88,000 हमारे यहाँ केस आए थे। तो 88,000 से सीधे ये बढ़ के 7 मई को इसका पीक 4,14,000 पर गया। 88,000 से सीधे 4,14,000 गया और कई दिन, करीबन 4-5 दिन तक तो 4 लाख केस प्रतिदिन आ रहे थे, और फिर 3,80,000 से 4 लाख के बीच आए। यानी ये गति बहुत तेज रही। और आज भी हमारे देश में जो केस आए हैं वो 86,000 आए हैं, यानी कम नहीं है। 86,000 हम ये कह सकते हैं कि 86,000 के जो कंपेयर करें, 4,14,000 के अगर कंपेरिजन करें तो आप कह सकते हैं कि ये कम है। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में जहां 60-70 को पीक कहते थे, 60-70,000 को वो पीक मानते थे, वहां आप 20-22,000 के आसपास हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो पिछली पहली लहर में पीक 97,000 था, आज हमारे यहाँ अगर 86,000 हो गए तो ये बहुत बड़ी नंबर है, ये कम नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एक स्टडी की है और उन्होंने सरकार को एक पत्र भी लिखा है, और उन्होंने कहा कि इसमें आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। और सावधानी इसलिए बरतें कि तीसरी लहर अगस्त तक आएगी, और तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी इसके बारे में अलग अलग दावे हैं। जैसे एम्स का कहना था
कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक नहीं होगी, बच्चों पे उसका असर नहीं होगा। कुछ स्टडी ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों पे ज्यादा असर होगा। तो ये अलग अलग स्टडी हो रही है। इस स्टडी के पीछे क्या मोटो है, कौन सी फार्मा कंपनी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे से इसमें रोल अदा करती हैं। लेकिन एक जो स्टडी है कि जब इस तरह के महामारी चलती हैं तो उनके कम से कम 5 वेब आते हैं। ये एक जनरल कॉमन स्टडी है। और वो 5 वेब बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ वेब ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप से निकल जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। यानी केस थोड़े से बढ़ते हैं लेकिन फिर एकदम वो उनका डाउनफॉल होता है और फिर वो चले जाते हैं। पर हमें यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार इस बारे में आगाह कर रहा हूं कि तीसरी लहर ना आए और लोग न मरे, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अब देखिए, जो दूसरी लहर में केवल हम 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल से लेकर और आज हम 14 जून में खड़े हैं, तो आज हम देखें लगभग 2,10,000 लोग मरे हैं हमारे देश में। कितनी बड़ी संख्या है। पहली लहर में लगभग 1,13-14,000 केस थे जो जिनकी मौत हुई थी, और इस बार सिर्फ 1-1.5 महीने में हमारे यहाँ 2,10,000 लोग मरे हैं। और केस भी 92 लाख 97 लाख केस आए हैं हमारे, 97 लाख केस इन 1.5 महीनों में आए। तो आप सोचिए कि जो हमारे यहाँ एक्टिव केस आज भी हैं वो करीबन 10 लाख हैं। तो 10 लाख एक्टिव केस होना ये कम बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और सेकेंड लहर से हमको, जो सेकेंड वेव है, उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमने 97 लाख लोगों को संक्रमण हुआ, 2,10,000 लोगों को हमने खोया है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग गए हैं, बहुत ही फिल्म से संबंधित लोग गए हैं, इंडस्ट्री से संबंधित लोग गए हैं, हमारे साइंटिस्ट उसमें गए हैं, करीबन 790 डॉक्टर मरे हैं। तो ये इस लहर ने हमको बहुत परेशान किया, बहुत पीड़ा दिया है। एक एक घर से, मतलब शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो कि जहां लोग सफर न किए हों। एक घर से तो, जिनको मैं जानता हूं, एक परिवार से 4 लोग चले गए। मेरे खुद 4 स्टूडेंट जो 40 साल से कम के थे, उनकी असमय मौत हुई है। तो इसलिए मैं सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूं और उनसे आग्रह करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अनलॉक करिए, सावधानी से, कंप्लीट मत खोलिए। अगर आपने कंप्लीट खोला तो तीसरी लहर का क्या असर होगा इसका पता नहीं चलेगा, और फिर कितने लोगों की जान जाएगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए अनलॉक करिए, अनलॉक के साथ सावधानी जरूरी है। लोगों के लिए भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि अब लोग घर में रहने के परेशान हो रहे हैं, रोजगार का संकट है, परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए लोग, जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है, वैसे लोग घरों से बाहर निकल आ रहे हैं। लोगों की मजबूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन का इंतजाम कर दिया है, और बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। लेकिन उसके बावजूद जो संभव है घर से बाहर न निकलिए, रोजगार के लिए वही व्यक्ति निकलिए जिसको रोजगार चाहिए। अगर घर में बाकी लोग शांति से हैं या उनके पास आमदनी के दूसरे माध्यम है तो वो करिए, और अगर एक ही परिवार का आदमी कमाने वाला है तो उसी को ही घर जाने दीजिए, बाकी लोग मत जाइए। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सावधानी बरतिए। और मैं आम लोगों से, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सावधानी बरतिए। दूसरा जो मुद्दा है वो है पॉलिटिकल। दिल्ली में अचानक आज गर्मी आ गई है। बहुत दिनों से लॉकडाउन के कारण बहुत शांति थी यहाँ पे, और 5 राज्यों के चुनाव हुए, वो दिल्ली से बाहर ही थे, तो उनकी गहमा गहमी दिल्ली से बाहर। आज दिल्ली में कल रात करीबन 12 बजे पारसनाथ पासवान, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, इन्होंने अचानक रात को 12 बजे एक खबर दी कि उनके जो 6 सांसद थे उनमें से 5 लोगों ने अलग पार्टी, अलग अलग गुट बना दिया, और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि हमको अलग मान्यता दी जाए। और आज जो खबर आ रही है कि पशुपतिनाथ पारस को
लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी जो चिराग पासवान है वो अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रहे। यहाँ पे एक बात जो कानूनी बात है कि वो उनको चुनाव आयोग जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग में एक प्रक्रिया है, उन्हें बताना पड़ेगा कि अब हम पार्टी का, चूंकि बहुमत हमारे साथ है, तो अब पार्टी का जो सिंबल है वो हमको दे दिया जाए और चिराग पासवान को हटा दिया जाए। चिराग पासवान अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, ये संसदीय दल के अध्यक्ष जो थे वो नहीं रहेंगे, उसमें पशुपतिनाथ पारस बन गए। तो आज जब ये खबर आई तो चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने गए और चाचा ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। 1.5 घंटे वो अपनी कार में बैठे रहे और उसके बाद जब वो अंदर गए तो चाचा से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि चाचा निकल गए थे और उनको लोकसभा अध्यक्ष से मिलने जाना था। चाचा ने ये गद्दारी क्यों की? देखिए, इसको गद्दारी भी कह सकते हैं, इसको राजनीतिक दाव भी कह सकते हैं, इसको चिराग पासवान का जो एटीट्यूड है, उसका जो ईगो प्रॉब्लम है वो भी कह सकते हैं। क्योंकि रामविलास पासवान के देहांत के बाद ये पार्टी कौन चलाएगा, इसमें थोड़ा सा एक बहस चल रही थी अंदर ही परिवार में। क्योंकि जो पासवान की पार्टी है वो एक पारिवारिक पार्टी है, वो एक राजनीतिक दल नहीं है, एक परिवार का राजनीतिक दल है। तो पासवान ने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी की और उन्हें चुनावी मौसम विज्ञानी भी कहा जाता था, क्योंकि वो समय पर मौसम का हाल देख के और उसके बाद वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते थे और हर सरकार में वो मंत्री रहे, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, चाहे कोई भी दल रहा हो, बीजेपी की सरकार रही हो। और वो मोदी सरकार को जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो उनको गाली देके निकल गए थे कि इन्होंने गोधरा में जो कांड हुआ था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर 2014 के चुनाव में वापस आ गए थे, फिर मंत्री बने। तो पासवान ने अपनी मेहनत से एक पार्टी खड़ी की और चूंकि उनकी अपनी पार्टी है, उनके भाइयों का या उसमें कोई रोल नहीं है। अगर कोई भाई उनका एमएलए बना है, एमपी बना है, तो वो उनके कारण ही बना है, उनकी मेहनत से बना है। और जब उनकी निधन हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान को उन्होंने अपने देहांत से पहले ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का, संसदीय बोर्ड का उनको अध्यक्ष बना दिया था और उनके निधन के बाद वो स्वाभाविक तौर पे अध्यक्ष भी बन गए थे। लेकिन उसमें जो भाई लोग हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का एक जनतांत्रिक तरीका होना चाहिए, चुनाव वगैरह होना चाहिए, बात की। लेकिन चिराग पासवान चूंकि फिल्मों से आए, रामविलास पासवान से उनको राजनीति विरासत में मिली, तो उनको अनुभव नहीं है कि हम सड़क पे कैसे काम करते हैं, संघर्ष कैसे काम करते हैं। तो उनको शायद ऐसा लगा कि इनकी जो 5 और सांसद है उनकी मजबूरी है और उन्होंने कहना नहीं माना और वो गुस्सा जो था वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया और आज वो गुस्सा फूट गया। अब आज पासवान ने कहा कि जो उनकी माता जी हैं रीना शर्मा, उनको अध्यक्ष बना देते हैं और मैं अध्यक्ष नहीं रहता हूं, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो रीना शर्मा को बना देते हैं। लेकिन सवाल है कि रीना शर्मा जी का राजनीतिक अनुभव नहीं है और एक पार्टी चलाना वो कैसे चलाएंगी, और चलाएंगी भी तो उनको कौन स्वीकार करेगा, इस पे चिंता वाली बात हो सकती है। पशुपतिनाथ पारस चूंकि सांसद हैं और अब वो राजनीति में है, तो उन्होंने अलग गुट बनाने का फैसला किया और इसमें सबसे जो दुखद बात हुई है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें रामचंद्र पासवान का निधन हुआ था और उनके बेटे को प्रिंस पासवान को टिकट मिला था और वो चुनाव जीत कर आए थे लोकसभा में। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो चिराग पासवान ने उनको फ्लोर में गले लगाया था और उनको खूब प्यार दुलार किया था कि छोटा भाई भी मेरा लोकसभा पहुंच गया। और तब से उनमें अच्छी ट्यूनिंग थी कि बड़ा और छोटा भाई के हिसाब से, और केवल पासवान के कारण ही वो राजनीति में आए थे, सांसद बने थे छोटी उम्र में, और वो भी अब अपने चाचा के साथ चले गए। तो ये बड़ा दुखद है कि परिवार में किस तरह से धोखा हुआ है उनके साथ और आज वो भटक रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण मैं जो मानता हूं नीतीश कुमार का मैं मान सकता हूं, क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का हुआ था, उसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में ठन गई थी और उनमें समझौता नहीं हो पाया था एनडीए के बीच में, और नीतीश कुमार के कारण ही चिराग पासवान को बिहार चुनाव में अलग लड़ना पड़ा, हालांकि उनको एक भी सीट नहीं मिली। और तब से नीतीश कुमार उस पार्टी में
तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी उनकी बात चली कि उनको केंद्र में मंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार उस पर वीटो कर देते थे कि उनको नहीं लेना है। और अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की तरफ से शायद ऐसा हुआ होगा कि उस पूरे दल को, जो 5 सांसद हैं, उन सबको अगर जेडीयू में शामिल कर लिया जाए तो जेडीयू की ताकत बढ़ेगी और 5 एमपी उनके पास और आ जाएंगे ताकि वो केंद्र सरकार पे दबाव बना सके, बीजेपी पे दबाव बना सके। तो ये एक मूव हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि बीजेपी को भी दिक्कत हो रही थी कि चिराग पासवान को हम एनडीए में शामिल करें या ना करें, क्योंकि वो बोलता था कि मैं एनडीए में हूं, लेकिन बीजेपी उसको एनडीए में नहीं बुला सकती थी क्योंकि नीतीश कुमार उस पर वीटो करते थे। तो अगर चिराग पासवान नहीं है और माइनस चिराग पासवान एलजेपी है तो वो फिर एनडीए के हिस्सा रहेंगे। एनडीए को उनके जो सांसद हैं उनको उनका पूरा समर्थन रहेगा। हालांकि समर्थन तो चिराग पासवान भी कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे वो मीटिंगों में नहीं आते थे। जब भी मीटिंग के लिए बीजेपी ने अगर उनको फोन भी किया होगा तो नीतीश कुमार उनको मना कर देते थे। तो ये एक राजनीति का एक चेहरा है और ये पहली बात नहीं है। राजनीति में धोखा, विश्वासघात, ये अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां भी चाचा भतीजे में जो झगड़ा हुआ था, अखिलेश यादव और उनके भाई, उनके जो चाचा हैं, उनके बीच में जो आपने देखा कि कितना बड़ा झगड़ा हुआ। दोनों ने फिर अलग अलग पार्टी बनाई और अलग चुनाव भी लड़े। तो उनके चाचा अभी डाउन हो गए क्योंकि वो सीट नहीं जीत पाए। और यही आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में थोड़ा सा एक मनमुटाव सा हो गया था। और बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद, पार्टी तो वो पहले अलग हो गए थे, लेकिन निधन के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो एक कशमकश हुई थी, एक तनाव हुआ था, उसके कारण दोनों के रास्ते अलग हुए। और आज राज ठाकरे के पास राजनीतिक ताकत नहीं है, क्योंकि जो शिवसेना की ताकत थी वो उद्धव ठाकरे के साथ चली गई। तो ये राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि जयललिता के निधन के बाद कैसे वहां गुटों में आपस में लड़ाई हुई, परिवार में लड़ाई हुई। और ये स्वाभाविक सी बात है राजनीति में इस तरह से झगड़ा चलना। लेकिन अगर ऐसे झगड़े होते तो उसका बुरा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता और ये मैसेज भी उसका अच्छा नहीं जाता। तीसरा मुद्दा है राम जन्मभूमि न्यास को लेके। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा और आपने देखा होगा कि सब लोगों ने, देश के हर एक नागरिक ने चंदा दिया और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज वहां खबर आई कि एक व्यक्ति ने एक जमीन को 2 करोड़ रुपए में लिया और उसको अगले ही दिन, यानी 5 मिनट के बाद, अगले दिन नहीं 5 मिनट के बाद राम जन्मभूमि न्यास ने उससे खरीद लिया और 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा। ये समाजवादी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने इसका खुलासा किया, उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट भी। और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। होता एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। अब इसमें यह हो सकता है कि इसमें यह हो सकता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सच है या नहीं है।
और जो अगर आरोप सच भी हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम उसका पता करेंगे कि क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। अगर वो सच है तो उसके बारे में पता कराएंगे, अगर वो झूठ है तो हालांकि उन्होंने जो उनके इरादे हैं वो तो उन्होंने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, राजनीति जब झूठ बोलती है। तो एक मंत्री अगर ये कह रहा है हम जांच कराएंगे और उस पर कह रहा है कि ये झूठ है, तो इसका मतलब उसकी जांच कहां तक पहुंचेगी। लेकिन इसकी जांच होना वाकई जरूरी है, क्योंकि इस तरह की बातें पहले भी, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था और विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया था, उस वक्त भी इस तरह के आरोप लगे थे कि वो चंदा कहां चला गया। तो इन आरोपों की, जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उन लोगों को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसमें घोटाला है या नहीं है ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों को जरूर इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हालांकि इस बात चंपत राय ने, जो महासचिव है, उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने मार्केट रेट से कम लिया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं कहा कि जो 2 करोड़ के 18 करोड़ कैसे हो गए, इस बारे में उन्होंने नहीं दिया। एक बयान उनका जरूर आया है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े दूसरे लोग हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो जमीन का सौदा था वो 2 साल पुराना था, तो इसलिए जो रजिस्ट्री हुई है वो 2 साल पुराने रेट पर हुई है, इसलिए वो 2 करोड़ का है। और 18 करोड़ में चूंकि उन्होंने बेचा था राम जन्मभूमि न्यास को, तो इसलिए वो 18 करोड़ की हुई है। तो इस तरह से इस पे बातें आ रही हैं, उसमें ये बात कहना जरूरी, क्योंकि मैं वहां पूरा मुआयना करके आया, मैं 5 दिन रह के आया हूं। तो जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके आसपास छोटे बड़े मंदिर हैं और कुछ रिहायशी इलाके भी है। तो चूंकि राम मंदिर का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया है, वो 108 एकड़ में बनाने का फैसला हुआ है। पहले वो 68 एकड़ में था और अब उसको बढ़ा के 108 कर दिया गया। तो चूंकि वहां पे होटल भी बनना है, होटल मीन्स के धर्मशाला बनने हैं, और वहां पे पूजा गृह बनना है, वहां पे सत्संग के लिए बनना है, वहां पे कीर्तन के लिए बनना है, बहुत झांकी बनेगी, स्मारक बनेगा। क्योंकि राम मंदिर जो केवल राम मंदिर नहीं होगा बल्कि वो हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रतीक होगा, तो इसलिए उसका दायरा बढ़ाया गया है और वहां जगह है नहीं, तो इसलिए एक्वायर करना पड़ रहा है। तो जिन लोगों को हटाया गया है उनके लिए दूसरी जगह जमीन खरीदनी है, उनको वहां उनका पुनर्वास होना है, और जिन मंदिरों को वहां से हटाया जाएगा उन मंदिरों को भी दूसरी जगह जगह देनी। तो इसलिए जमीन की खरीद फरोख्त होगी। तो जमीन की खरीद फरोख्त जब भी होगी उस पर इस तरह के आरोप होंगे, और जब आरोप होंगे तो उसकी सफाई देना भी जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर जैसे जो पवित्र काम हो रहा है उस पर लांछन नहीं लगना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बदनामी होगी कि देश में, भारत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा वहां राजनीतिक बहस हुई, राजनीतिक चुनाव लड़े गए, राजनीति का इतना बड़ा मंच बना, और अब उसी जिस रामचंद्र को वो लोग अपना मर्यादम पुरुषोत्तम मानते हैं उनके नाम पर करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो इस पर सफाई देनी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।